जो लोग नहीं आ रहे तो उनके लिए आसानी हो जाएगी रिकॉर्डिंग का। तो दोबारा से मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। सो मेरा नाम उसामा रियाज है, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर मैंने की थी यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर फैसलाबाद से। और इसके अलावा अजरबैजान स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से मैं एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम पे मैंने स्पेशलाइजेशन कोर्स किया। और जो अजरबैजान अकेडमी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द प्रेसिडेंट ऑफ अजरबैजान है, वहाँ से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने कोर्स किया। वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रेलिवेंट था और उसके अंदर थोड़े प्रोजेक्ट्स वगैरह भी थे उनके स्कूल्स के साथ, और उनके जो जिस तरह हमारा नादर है उनका आसान खिदमत मरकज़ है उसके साथ प्रोजेक्ट्स वगैरह थे। तो इसके अलावा मैं आजकल मेंबर भी हूँ दी रॉयल हॉर्टिकल्चर सोसाइटी यूनाइटेड किंगडम का, और डिफरेंट स्टार्टअप्स के साथ मैं अटैच हूँ जो कि एग्रीकल्चर से रेलिवेंट हैं और ऑर्गेनिक फार्मिंग, परमाकल्चर वगैरह वगैरह। इसके अलावा गूगल लाइसियम का मैं फाउंडर और सीईओ, ठीक है। और इंग्लिश मैंने आपको नहीं पढ़ानी, इंग्लिश सर ताहिर ने पढ़ानी है, और सर ताहिर अपना इंट्रोडक्शन आपको खुद देंगे, ठीक है। इंग्लिश का टीचर मैं नहीं हूँ, तो इंग्लिश के जो सर हैं वो सर ताहिर हैं, और सर ताहिर फिर अपना इंट्रोडक्शन वो खुद देंगे। तो सर ताहिर आ गए हैं, तो मैं सर ताहिर को रिक्वेस्ट करता हूँ कि जी अस्सलाम वालेकुम। Okay, is my voice clear to you all? Am I audible to you? Okay. Okay, जी. So since this is an introductory session, so what should I say? My name is Sayyid Tahir Abbas Bukhari, and I'm an English teacher, and I have been teaching since 1999. When I was in my master's, I was doing my master's. I did my master's from Punjab University as a regular student, and my session was 97 to 99. And after that, I attempted for different competitive exams. And what was the result? I'll tell you later on. After that, I started teaching in different institutions. I have taught in Superior College, Sheikhupura, Lahore, main campus, Lahore, Ravi campus, and Hafizabad. And after that, in Sheikhupura, I joined different institutions. And for the last 8 or 9 years, I have been teaching in Beacon House school system, and I have been teaching to O levels classes over there. इसके अलावा क्या इंट्रोडक्शन हो सकता है? एक उस्ताद का इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है? सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन उसकी जो है वो तालीम ही है, उसका इंट्रोडक्शन उसके स्टूडेंट्स हैं। एंड एक और चीज़ जिसके मैं हमेशा से ख़िलाफ़ था और हूँ, वो है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। ठीक है, हम लोग नॉर्मली इस चीज़ के ऊपर बिलीव करते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। सो फर्स्ट इम्प्रेशन के अंदर, इस फर्स्ट इंट्रोडक्शन के अंदर, अगर मैं ढेर सारा अपना इंट्रोडक्शन मिक्सिंग करके सच झूठ
ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को बताता फिरूं, तो मेरा ख्याल है कि वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं होगा, लेकिन आजकल के सिनेरियो और लोगों की साइकी के मुताबिक बहुत इफ़ेक्टिव होगा और लोग जो हैं वो बहुत इम्प्रेसिव होंगे। ठीक है। और अगर मैं कहूँ कि कुछ नहीं है, तो फिर लोग जो हैं एक और तरह का इम्प्रेशन लेके जाएंगे। ठीक है। शेख सादी के बारे में एक रिवायत, एक वाक़या मशहूर है कि किसी महफ़िल की सरबराही के लिए उनको बुलाया गया, और जब वो वहाँ पे पहुँचे सादे से कपड़े पहन के, तो दरबान ने उनको रोक लिया और उनसे कहा कि जनाब किधर? उन्होंने कहा यार मैं यहाँ पे मेहमान ख़ुसूसी हूँ आज की इस महफ़िल में। तो उसने कहा फिर जनाब अपना हुलिया देखा है? अंदर देखो कितने ज़र्क बर्क और महंगे मलबूसात में लोग यहाँ पे मौजूद हैं। कोई शहज़ादा है, कोई बादशाह है, कोई क्या है, तुमने अपनी हालत देखी है? उन्होंने बहुत कहा कि मेरा नाम शेख सादी है और मैं ही यहाँ पे आज मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से मदऊ किया गया हूँ। तो दरबार ने बहरहाल अंदर नहीं जाने दिया, और उसके बाद देन फिर वो घर गए, वहाँ से अच्छे वाले अपना सबसे बेहतरीन लिबास पहना, बड़ा सा अमामा सर पे रखा और बाकायदा एक बग्गी करा के वहाँ पे पहुँचे, और दरबार ने आपके जो है वो उनको बहुत इज्जत के साथ अंदर जाने दिया और ख़ुद वहाँ तक छोड़ के आया। उसके बाद वो सारा सेशन कंप्लीट हुआ और जनाब खाना जो है वो सर्व किया गया। तो शेख सादी ने वो सारा खाना जो है वो अपने कपड़ों के ऊपर गिरा लिया। तो सारे लोग जो देख रहे थे वो बहुत हैरान हुए और उन्होंने कहा कि सरकार ये क्या बात हुई, हम इतने पढ़े लिखे शख्स से इस किस्म की बेहुदा हरकत की तवक्को नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने कहा कि जनाब ये कपड़े ही आज की इस महफिल के मेहमान खसूसी हैं। अगर शेख सादी अपने इल्म की वजह से मदऊ किया जाता, इसको अंदर आने दिया जाता, तो आज शेख सादी खाना खाता, लेकिन मुझे आज की इस महफिल में सिर्फ कपड़ों की वजह से अंदर आने दिया गया है, तो लिहाजा ये हक सिर्फ कपड़ों का है कि वो खाना खाएं। सो वहाँ पे मौजूद सब लोगों को फिर एहसास हुआ और उन्होंने दरबान को बहुत डांटा और फिर उसको भी अपनी गलती का एहसास हुआ। तो बहरहाल हमारे यहाँ पे यही एक फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन की एक एग्जांपल है कि लोगों को बाद में पहचाना जाता है और फिर हम लोग कहते हैं कि ओह यार मुझे पहचानने में गलती हुई। ठीक है। सो ये चीज़ है। इंट्रोडक्शन जो है यही कुछ है, नाम और क्वालिफ़िकेशन वगैरह। तो क्वालिफ़िकेशन के अंदर जो है वो मेरा मास्टर्स इंग्लिश लिटरेचर जो है वो रेगुलर है। उसके बाद जो है वो मेरा एमए उर्दू है। उसके बाद मैंने लॉ किया, देन फिर मैंने एमएड किया। ठीक है। और टीचिंग से ही इतने अरसे से वाबस्ता हूँ। कोर्स कंटेंट्स जो हैं वो आप लोगों के आपकी स्क्रीन के ऊपर मौजूद हैं, आप उसको देख सकते हैं कि इसके अंदर प्रेसी है, कॉम्प्रिहेंशन है, ईडियम है, पेरो वर्ड्स हैं, टेंसेस हैं, आर्टिकल है, प्रपोजिशंस हैं, कंजक्शंस हैं, पंक्चुएशन है, फ्रेजल वर्ब्स हैं, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं। ठीक है। और बेसिकली सीएसएस का जो है वो आप लोग ऑप्ट करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो थोड़ी सी एक सजेस्टिव गुफ्तगू हो जाए तो वो यही है कि पहले तो आप लोगों की हिम्मत और हौसले को दाद देता हूँ, आप लोगों के जज्बों को दाद देता हूँ कि आप लोगों ने एक ये फील्ड अपने लिए चुनी है। ठीक है। और सेकेंडली ये है कि अगर आपने अपने लिए एक मंजिल चुनी है तो उस मंजिल को चुनने के बाद जो रास्ता है उस रास्ते का चुनाव भी सबसे अहम चीज़ होती है। अगर सिर्फ मंजिल को चुन लेने से मंजिल
हासिल नहीं हो जाती, बल्कि रास्ते का चुनाव जो है वो भी बहुत अहमियत रखता है। और फिर उस रास्ते में आने वाली जो तकालीफ होती हैं उसको भी बर्दाश्त करने की हिम्मत होनी चाहिए। ठीक है। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली दोनों चीज़ें हैं कि हर साल जो है वो हज़ारों लोग इस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अपीयर होते हैं। ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका जो पासिंग क्राइटेरिया है, जो पासिंग परसेंटेज है, वो शायद 2 या 2.5 या 3% है। ठीक है। तो उसके हिसाब से फिर ये चीज़ जो है आपको खुद अंदाज़ा होना चाहिए कि इतनी आसान चीज़ नहीं है। ठीक है। आपने रेस में सबसे आगे जाना है तो आपको सबसे ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी। ठीक है। और सिर्फ चाहने से ये सारी की सारी चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने जो है वो अपना एक एनालिसिस करना है, और उस एनालिसिस के बाद आपने अपने प्लस पॉइंट्स और अपनी वीकनेसेस जो हैं वो साइड पे रखनी है। ठीक है। अल्लाह ताला आपको कामयाबी नसीब करे। इसके बाद जो है वो आप जब इंटरव्यू तक पहुंचेंगे तो डेफिनेटली वहाँ पे एक अदद इस किस्म का जो है वो ऐसे टाइप एक चीज़ लिखवाई जाती है जिसके अंदर आपके प्रॉस एंड कॉन्स, आपके पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेंथ्स जो हैं वो आपने खुद मेंशन करनी होती हैं। ठीक है। और वो फिर आगे आपके इंटरव्यू के अंदर जो कुछ आपने लिखा हुआ होता है वहाँ पे साइकियाट्रिस्ट साहब बैठ के तो वो सारी की सारी चीज़ें जज कर रहे होते हैं कि आपने जो कुछ लिखा है वहाँ पे वो किस हद तक सही है और कितना आप उसके उस लिखे हुए पे पूरा उतरते हैं। ठीक है। वहाँ पे अगर कोई क्लैश आ जाता है तो डेफिनेटली उसके इंटरव्यू के मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट कर दिए जाते हैं। ठीक है। इंटरव्यू एंटायरली जो है वो सारे का सारा सिर्फ इस चीज़ के ऊपर बेस नहीं करता है कि जी आपने वहाँ पे कितने क्वेश्चंस के आंसर सही दिए हैं। वो एक बेसिकली इंफॉर्मेटिव से ज़्यादा साइकोलॉजिकल होता है। ठीक है ना। सो ये चीज़ें हैं इसके अंदर। अब हम कोर्स कंटेंट की बात करें तो कोर्स कंटेंट के अंदर हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो है वो आगे बढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले आप प्रेसी पे, ये आफ्ताब अहमद साहब हैं, इन्होंने सबसे पहले क्वेश्चन मुझसे किया कि एक्सक्यूज मी सर, काइंडली रिकमेंड एनी इंफॉर्मेटिव बुक फॉर प्रेसी। ठीक है। सो प्रेसी इज़ द फाइनल स्टेप। ठीक है। वो एक फाइनल है, आखिरी है। ठीक है। उसको अगर आप फाइनल को ही अगर आप अपना पहला स्टेप बना लेंगे तो कभी भी आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। स्टेप बाय स्टेप चीज़ें जो हैं वो चलती हैं। ठीक है। प्रेसी के अंदर सारी की सारी जैसे एक वीडियो गेम खेलते हुए ऐसा होता है कि शुरू वाली जो स्टेजेस होती हैं वो बहुत आसान होती हैं, और एंड पे जब एक विलन आता है तो वो सारी की सारी पावर्स उसके पास होती हैं और उसको हराना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। ठीक है ना। तो प्रेसी जो है वो सेम वही वो विलन या फाइनल एक वो आ जाता। दो ही चीज़ें जो हैं, इंग्लिश एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा पेपर है कि जिसके अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो मार खा जाते हैं, इसलिए ये बहुत फ्रेजाइल, बहुत टेंडर और बहुत क्रूशल एक सब्जेक्ट सीएसएस के अंदर समझा जाता है। ठीक है। और हम लोग ये समझते हैं कि जी हम लोग सिर्फ जो है वो रट्टे लगा लेंगे तो हो जाएगा, ऐसे राइटिंग हम लोग जो है वो बचपन से करते चले आ रहे हैं तो हम लोग कर लेंगे। आज आगे एक चीज़ हमारे पास रह जाती है जी, वो है जी प्रेसी। ठीक है। और अगर हम प्रेसी कर लेंगे तो इसका मतलब है कि हमारा पेपर हो जाएगा। ठीक है। लेकिन जब बेसिकली प्रेसी करवाई जाती है, ठीक है, और जो उसके क्वालिटीज़ उसके अंदर होनी चाहिए जब आपने वो लिखनी है, कौन कौन से फैक्टर्स मद्देनज़र रखने चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन उसके अंदर क्या होनी चाहिए, कौन सी वर्डिंग्स इस्तेमाल करनी चाहिए, तो फिर आके सारे का सारा मसला जो है वो बनता है। ठीक है। यहाँ पे इवन शेखुपुरा में भी मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यही रहा है कि बच्चे जो हैं वो दो ही चीज़ें जो हैं वो सीएसएस के अंदर जिसमें बच्चे लैक करते हैं
और उनको आसान समझते हैं, वो एक प्रेसी और एक ऐसे राइटिंग है, ठीक है। और ये आप लोग समझते हैं कि जी अच्छा जी, अगर हमने 8-10 सफ़ों का जो है वो ऐसे लिख लिया, 12-14 सफ़ों का लिख लिया जी, दैट्स इनफ। सो ये चीज़ें यहाँ पे नहीं हैं, ठीक है। मटेरियल के साथ साथ क्वांटिटी और प्लस क्वालिटी, तीनों चीज़ें या दोनों चीज़ें जो हैं वो जज यहाँ पे की जाती हैं, ठीक है। सो उस हवाले से हम लोग इन चीज़ों को लेके चलेंगे, ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि हमें फिर बाद में किसी अपर स्टेप पे जाके किसी लोअर स्टेप की याद ना आए और हमें वो चीज़ें फिर बाद में ना करनी पड़े। लिहाजा ग्रेजुअली इस चीज़ को लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी सजेशन जो है वो क्या है, वो है कंसिस्टेंसी और पेशेंस, ठीक है। कंसिस्टेंसी और पेशेंस ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपको आपकी मंजिल तक बहुत आसानी से पहुंचा देती हैं, बगैर किसी मुसीबत के, बगैर किसी मुश्किल के, ठीक है। मुसीबतों का, मुश्किलात का सामना अगर आप कंसिस्टेंटली और बड़े पेशेंस के साथ करेंगे तो आपको वो चीज़ें फ़ील नहीं होंगी और आप आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। एक्सप्रेशन बनाना, इन दोनों चीज़ों के अंदर एक्सप्रेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। एक्सप्रेशन बनाना जो है वो टाइम टेकिंग एक प्रोसेस होता है, ठीक है। ऐसे आप भी लिखते हैं, ऐसे एक 10th का बच्चा भी लिखता है और एक सेकेंड ईयर का बच्चा भी लिखता है, बीए बीएससी का भी लिखता है, ठीक है। लिखा तो सबने है, उसके अंदर जो है वो, उसको आप कैसे जज करेंगे कि कौन से वाला अच्छा है। सो डेफिनेटली उसके अंदर मटेरियल, क्वांटिटी और क्वालिटी, ठीक है, ये तीनों चीज़ें जो हैं वो उसके अंदर होनी चाहिए। इसी की बेस के ऊपर आप जज करते हैं, ठीक है। तो दोनों की, प्रेसी की और ऐसे राइटिंग की जो है वो, इसका क्राइटेरिया, इसका वो डिफरेंट होता है, ठीक है। और दोनों को हम बाद में देखते हैं और ये इस वजह से होता है कि आपकी फाइनलाइज जो एक पर्सनालिटी है वो इन्हीं दो चीज़ों से आपकी किसी भी लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग सामने आती है, ठीक है। सो इसलिए अंग्रेज़ी या इंग्लिश जो है उसको, उसका फाइनल स्टेटस चेक करने के लिए यही दो चीज़ें जो हैं वो अक्सर कंपैटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर रखी जाती हैं, कॉम्प्रिहेंशन प्रेसी या ऐसे राइटिंग। सो इसी से ही आपकी फाइनल अंडरस्टैंडिंग जो है, एक स्टेटस वो सामने आ जाता है एग्जामिनर के कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, आपकी उस लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग जो है वो कैसी है, ठीक है ना। सो एक कोटेशन मुझे याद आ गई कि सरकार अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि एक बच्चा या एक इंसान ज़ुबान को सीखते हुए 2-3 साल लगाता है, ठीक है, या 4 साल लगाता है, लेकिन कौन सा लफ्ज़ किस जगह पर इस्तेमाल करना चाहिए, ये सीखते हुए उसे सारी उम्र लग जाती है। तो ये चीज़ जो है ये ईज़िली आपको जो है वो एक्सप्रेस कर देगी कि एक्सप्रेशन बनाना इतनी आसान बात नहीं होती है। बातें मैं भी करता हूँ, बातें आप भी करते हैं, ठीक है, लेकिन उन बातों के अंदर डिफरेंस क्या होगा, कैसे होगा, वो चीज़ें जो हैं वो मैटर करती हैं, ठीक है जी। सो इन चीज़ों को लेके इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट चलेंगे और आप लोग अगर इन में से रिलेटेड चीज़ों के बारे में कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं। हाँ, आफ्ताब साहब की बात का जवाब के जनाब रिकमेंडेड बुक के बारे में बता दें तो इंशाल्लाह डेफिनेटली जो जो हम चीज़ें ये करते रहेंगे आप लोगों को मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा और जो बुक्स हैं वो भी डेफिनेटली आप लोगों को रिकमेंड की जाएंगी। लेकिन फिर बात लास्ट हमने एक सेशन पढ़ाया पीसीएस का, उसके एग्ज़ाम का, तो उसमें भी मैंने बच्चों को यही बात जो है वो समझाने की कोशिश की कि बेटा सिर्फ मटेरियल कलेक्शन पे जो है वो ज़ोर ना दें, बल्कि
मटेरियल की अंडरस्टैंडिंग पे जोर दें, उस पे फोकस रखें। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो आज भी मतलब इवन शेखुपुरा में रहते हुए भी बहुत सारे बच्चे जो हैं वो CSS करते हैं। ठीक है, लेकिन जो है वो स्टार्ट या गलती उनकी बेसिकली यही होती है कि जनाब हमने मटेरियल ही इकट्ठे करते रहना है और पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। उनसे पूछो जी अच्छा जी आपने ये पढ़ लिया? नहीं सर टाइम नहीं मिला। ये किया? नहीं सर ये नहीं हुआ। तो फिर एक किताब को लेके घर में रख लेने का मकसद क्या है कि आपने सिर्फ दूसरे लोगों के सामने जो है वो शो मारनी होती है। दो चीज़ें और यहाँ पे ये सामने आई हैं जी, ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स है इसके अंदर और ट्रांसलेशन भी है। ठीक है ना। सो जैसे एक बिल्डिंग, एक इमारत जो है वो बनती है, ठीक है, उसके अंदर जो उसकी बेस है वो एक ईंट होती है और एक एक ईंट जो है वो रेत सीमेंट बजरी की मदद से उसको आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठा कर करके एक ख़ास तरतीब से लगाते रहते हैं, तो एट द एंड एक मुकम्मल बिल्डिंग हमारे सामने आ जाती है। ठीक है, सो इसी तरीके से लैंग्वेज भी होती है। सो इन सारी चीज़ों को हम लेके चलेंगे और एट द एंड एक अच्छी और ड्यूरेबल इमारत जो है, एक स्ट्रक्चर जो है उसको खड़ा करने की कोशिश करेंगे। जी, सो सर उसामा। जी सर। जी तो इनको आज कुछ करवाना है? जी सर, कोई एक छोटा सा लेक्चर जो है ना वो रख लेते हैं ताकि इनको थोड़ा आइडिया हो जाए। इनको थोड़ा आइडिया हो जाए। ओके जी, चलें आर्टिकल पे हम फिर आज एक छोटी सी गुफ्तगू कर लेते हैं। आर्टिकल, थोड़ा सा मुझे टाइम दें, मैं इनके लिए आर्टिकल का थोड़ा सा जी ठीक मटेरियल। है। ये जो सेशन है ना, मैं आप सबको बताता चलूँ, ये सिर्फ CSS PMS के अंदर आपको काम नहीं आएगा, बल्कि आप कोई भी टेस्ट देते हैं, PPSC 1 पेपर, FPSC के अंदर इंग्लिश बोर्ड डिटेल से होती है, कोई भी आप टेस्ट देते हैं या आप कोई भी डिस्क्रिप्टिव टेस्ट देते हैं, तो ये सेशन जो है आपको हर जगह पे यूजफुल होगा, हर जगह पे ये काम आएगा। CSS के तो ये कंटेंट्स हैं ही हैं, लेकिन जो बाकी टेस्ट होते हैं वो भी CSS के सिलेबस को फॉलो करते हैं। तो बेसिकली ये एक तीर से आप काफ़ी ज़्यादा शिकार कर सकते हैं और ये इंशाल्लाह बड़ा अच्छा सेशन रहेगा। तहसीलदार के स्टूडेंट्स का फीडबैक जो है वो फेसबुक पेज के ऊपर अवेलेबल है, बल्कि मुझे तो कुछ स्टूडेंट्स भी नज़र आ रहे हैं तहसीलदार सेशन के इधर। तो जी सिद्रा अफजल, आपका कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लें। सर मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? अभी सिद्रा अफजल का हैंड रेज है, तो क्वेश्चन पूछने का तरीका जो है ना वो यही है कि हैंड रेज करें और क्वेश्चन आपका नाम बोला जाएगा और क्वेश्चन। सिद्रा अफजल, आपका कोई क्वेश्चन है? Yes, sir. जी जी Yes, sir. पूछें। Sir, excuse me. I wanted to learn English grammar, so I have to, I think, so start by the grammar, because everything is based on the grammatical aspect. So that's why writing, overall writing is based on the grammar. So that's why article is the aspect of the parts of speech. So may you give me a lecture for parts of speech? Is it possible right now? Like noun, like pronoun, like verb, conjunction, interjection, like these are all things connected with parts of speech. यस। One by one, we can start one by one, like tenses and parts of speech, like phrasal verb, proverbs, and indirect, and like this. These are all things. So article is the basically, I think so, 6 or 7 part of the speech. So we have to start, I think so, by the first part, like noun. So is it possible right now, sir? Is it possible? But basically, whatever you are telling, that is absolutely 110% correct. But Yes, sir. I was told that this is a CSS class, so that is why I had made up my mind according to that level that I'm going to talk to the superior candidates who are going to compete for a superior level competition. Okay, and All right. whatever you are talking about parts of speech,
I All right, always sir. say that grammar is an ocean, clear? Mm-hmm. And whenever you dive into an ocean of grammar, it becomes very much difficult for you to come out of that thing. But as far as your expression or good expression or good writing is concerned, I always advise the students, don't dive into the ocean of grammar so deeply as you cannot come out. Excuse me, sir. Because listen to me, there are basically two methods of teaching English. One is called the direct method, and the second one is called the indirect method. Clear? An indirect method is also known as GTM or grammar translation method. Clear? This was introduced or inducted for the students who are foreigners, who are not native. Clear? And one misconception about English language is that unless or until you are not perfect in grammar, you cannot write perfectly. So this is entirely a wrong notion. All the All right, sir. students, All yeah. right, sir. Indeed, I am agree with you, but Mm. I think so. Writing is totally based on grammatical aspects, so that's why I'm saying you, because I can write little bit, but I am not perfect in writing. But I wanna improve myself more and more in writing aspects. Even that I have little bit knowledge regarding grammatical aspects. But Okay. basically, why I am joining you, because my first priority is my IELTS exam. After that, I will Okay. think about CSS, PMS as well judiciary exam. Because basically, I am a law student, and I wanna go to Australia for my master in law degree. That's why I'm joining you, because I wanna improve my writing skills. Okay. Yes, writing skills. So that's why I'm joining you. So according to my perspective, writing is Mhm. totally based on grammatical aspects. Even that I have a lot of knowledge, even that I have a lot of materials regarding grammatical aspects. But Mhm. sometimes I feel too much ambiguities as well, too much confusion in different grammatical aspects. So that's why Mhm. I'm joining you. I can write, but I can't write perfectly. You are absolutely right as well. You are saying absolutely right. We can't learn perfectly English language, but we Mhm. can try as well. CSS, PMS, even that. Although IELTS exams also based writing, as you know, speaking as well, reading as well, listening. So Okay. I can speak a little bit, I can listen, but I can't write perfectly, because Mhm. my first priority as well, my first goal is 8 hands. So that's why I want to improve my writing more and more. So due to these all things, I want to improve all grammatical aspects, like parts of speech, like direct, indirect, like active, passive. My first priority IELTS. After that, I want to attempt CSS or judiciary exams. Okay. 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 So due to this I, reason, I'm saying like this. okay. Okay. I Yes. understood your problem. Thank you, sir. And it seems that you have done already your language course from somewhere. Sorry, Is I it didn't get so? your point. I think you have already done your language course from somewhere? Not at all, sir. No, absolutely No, right. not Okay, yet. Yes. not yet. Okay. Why I am saying so or asking this thing because you are using the word wanna, and All right. normally the students who go through these type of courses, so All right, sir. they are I'm. taught they are taught All right, sir. like the All right, sir. I'm telling you this yeah, one thing. Basically, I teach this one language from last 1 year. I'm doing self study. Like okay, I have a lot of materials regarding English language, because okay, I wanna get 8 bands. So that's why I'm struggling in my life for this one goal, because I wanna okay, settle over there in Australia for my future. If I okay, settle over there as well, if I get this one opportunity over there, so it's well and good for my future. But unfortunately, if I couldn't get this one opportunity, so after that I will came back in Pakistan, and I will attempt CSS and PMS as well judiciary exam. okay, So due to okay, this reason, okay, I am okay, struggling in my life for my future. okay, 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 okay. Yes, sir. I understood.
Basically, whatever we are learning, whatever we are studying in Pakistan, that is, if we want to differentiate English language, we are I know, sir. learning I know. British English, and the word wanna is not used in British English. In grammar books or in other books or in every type of book, you will never find this word wanna or gonna. Yes, sir. Excuse me, sir. Basically, Excuse me, Hmm. Sidra. We are out of the time, so excuse me, sir. Please start the lecture. We are already late. Okay, okay, okay. डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आंसर जो सेशन है ना एंड पर होगा। आपके जितने भी क्वेरीज होंगी सबके आंसर्स दिए जाएंगे, लेकिन काइंडली जो बाकी लोग हैं जो लेक्चर का वेट कर रहे हैं, आप लोग थोड़ा वेट कर लें, ठीक है? ठीक है सर। सर वो आपका भी माइक म्यूट हो गया। सॉरी सर, वो गलती से सबका किया तो आपका भी हो गया। काइंडली चेक कर लें। अभी सर वो प्रेजेंटेशन वगैरह ओपन कर रहे हैं, तो आप लोग 2 मिनट वेट कर लें तो सर अभी लेक्चर स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? तो लेक्चर अभी स्टार्ट होगा, उसके बाद फिर मैं डिटेल्स बताऊंगा सेशन की, और आपको फिर वो मैं सारा कुछ बाकी चीज़ें बताऊंगा। एसए का सेपरेट टाइमिंग वगैरह क्लासेस का, और प्रेस एंड कंपोजिशन का फिर सेपरेट, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आप क्लियर जब हो जाएगी तब आप लोग जा सकेंगे, ठीक है? एक्सक्यूज मी सर, सबको मेरी आवाज़ आ रही है? ये तो नहीं कि मैं मीटिंग से आउट हो गया हूँ? तो काइंडली मुझे मैसेज पे बता दें कि मेरी आवाज़ आ रही है, क्योंकि आज मेरे ना इंटरनेट पे काफ़ी ज़्यादा इशू था, तो बैच 3 की क्लास डिस्टर्ब हुई थी आज, इसलिए मैं चेक कर रहा हूँ कि मेरी तरफ से तो सब कुछ ठीक है। थैंक यू एवरीवन। Okay, जी, is my voice clear to you? आवाज आ रही है सबको? Okay, 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 okay. Okay, ji. As Sidra was saying that parts of speech are the basics for constructing a good and grammatically correct sentence. So introductory lesson is of parts of speech. So what are the parts of speech? Parts of speech, normally the students
think that these are the parts of a sentence, but I always say that parts of speech is entirely a different thing, whereas parts of sentence are the entirely different thing. These are the two separate things which we should not intermingle. ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का ताल्लुक जो है वो कंपोनेंट्स ऑफ अ सेंटेंस के साथ होता है। एक सेंटेंस जिन लफ्ज़ों से मिलके बना हुआ होता है उसे हम ग्रामर की ज़ुबान में कोई ना कोई नाम देते हैं और उन सबको इकट्ठा करके हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कह देते हैं, और इसका तर्जमा हम आम तौर पे गुफ्तगू के हिस्से कहते हैं। ठीक है, इसका तर्जमा जो है वो जुमले के हिस्से नहीं है बल्कि गुफ्तगू के हिस्से हैं। ठीक है, और जो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस होता है वो जुमले के हिस्से कहलाता है। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं ये वो बेसिक यूनिट्स होते हैं जिनसे मिलकर एक सेंटेंस बनता है। ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर नाउन होता, सेकंड प्रोनाउन, थर्ड एडजेक्टिव, fourth one verb, fifth adverb, sixth conjunction, seventh preposition और eighth interjection। ठीक है, ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टिल समझे जाते हैं कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। ठीक है, लेकिन मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि आर्टिकल और हेल्पिंग वर्ब्स एंड जेरेंड, ठीक है, ये 3 भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही आते हैं, लेकिन हम लोग इसको हमेशा सेपरेटली डिस्कस करते हैं। ठीक है, आमतौर पे जेरेंड को हम नाउन या वर्ब के खाते में ही डाल सकते हैं, आर्टिकल उसको एडजेक्टिव के खाते में डाला जाता है। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब डेफिनेटली वर्ब के खाते में आते हैं। ठीक है जी, सो ये जब इस खाते में डाल दिया जाता है तो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं वो बनते हैं, बट वो जो 3 हैं हेल्पिंग वर्ब, आर्टिकल और जेरेंड, इनको हम सेपरेटली भी डील करते हैं। ठीक है, तो एक लिहाज से आप कह सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो 11 भी हैं, लेकिन नॉर्मली हमारे यहाँ पे यही एक रूटीन है कि 8 ही पार्ट्स ऑफ स्पीच गिनवाए जाते हैं। ठीक है, हालांकि जब हम उनको एक सेपरेटली डील करते हैं तीनों को तो 11 पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें गिनवाने चाहिए, लेकिन अभी तक हम लोग जो है वो एक उसी के ऊपर स्टैग्नेंट हैं, क्योंकि हम लोग कभी हमारे अंदर ये इखलाकी ज़रूरत आई ही नहीं कि हम अंग्रेज़ों से आगे भी निकल सकें और ये चीज़ें पॉइंट आउट कर सकें, लेकिन चूँकि वो हमारे आका थे और हैं, तो इसलिए हमें कभी ये हुआ ही नहीं कि हम ये चीज़ें पॉइंट आउट उनके सामने भी कर सकें और हमारी भी बात मानी जा सके। ठीक है जी, सो ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। इनका आज एक स्लाइटली सा हम लोग इंट्रोडक्शन लेंगे और इन सारी चीज़ों को जो है वो हम सेपरेटली भी डील करेंगे। ठीक है, और जब हम इनको सेपरेटली डील करेंगे तो डेफिनेटली आगे फिर इनकी सब काइंड्स और इनकी करेक्शन के रूल्स और वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो इंशाल्लाह हम डिटेल के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे दिए हुए हैं। द बेकरी हैज़ फ्रेश बेक्ड गुड्स। ठीक है, द डॉग वॉज लोनली फॉर मी। ठीक है, और 2 अदर और सेंटेंसेस जो हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं और सबके अंदर एक आधा लफ्ज़ जो है वो अंडरलाइन किया हुआ है। ठीक है, सो वो अंडरलाइन वर्ड जो है वो क्या हो सकता है, वो नाउन हो सकता है। ठीक है, और वो नाउन है। सो जितने भी अंडरलाइन वर्ड्स हैं वो सारे के सारे नाउन्स हैं। क्यों नाउन्स हैं? नाउन की जो हम डेफिनेशन करते हैं, उर्दू में इसको इस्म कहा जाता है, इंग्लिश के अंदर इसको नाउन कहा जाता है। सो नाम, चीज़, जगह, ठीक है, ये नाउन कहलाता है। इंग्लिश के अंदर अगर हम बात करते हैं नाउन की प्रॉपर डेफिनेशन लेना चाहते हैं तो पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया इज कॉल्ड अ नाउन। ठीक है, अ नाउन इज अ प्लेस, थिंग और आइडिया। नाउन्स आर द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है, और ये भी कोई लाजमी नहीं है
कि ये सिर्फ सब्जेक्ट के तौर पे आएंगे, ये ऑब्जेक्ट के तौर पे भी आ सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हमारे यहाँ पर रूटीन ये है कि जब हम एक छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाते हैं तो नाउन जो है वो हम आमतौर पे सब्जेक्ट के तौर पे ही इस्तेमाल होता है। डेफिनेटली सब्जेक्ट जो है वो डूअर ऑफ एक्शन होता है। सो डूअर ऑफ एक्शन इज कॉल्ड द सब्जेक्ट, ठीक है, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। In the following sentences, which words are nouns? Caleb loves to play Nintendo DS. इसके अंदर love, play या Caleb and Nintendo DS जो है वो कौन से वाले नाउन होंगे? तो इजीली रिकग्नाइजेबल है कि ऑप्शन सी जो है वो इसमें से नाउन है। जो भी हमने डेफिनेशन पढ़ी कि नाम, चीज़, जगह को हम नाउन कहते हैं, तो डेफिनेटली नाम जो है वो ऑप्शन सी के अंदर है। ठीक है, उसके बाद कुछ और नाउन्स, उसकी टाइप्स आ जाती हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ नाउन्स के अंदर अभी हम टाइप्स इसकी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी की सारी हम जो है जब नाउन को डिटेल के अंदर हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, जब नाउन को डिटेल के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे तो फिर इंशाल्लाह उसके अंदर ये चीज़ें आ जाएंगी। प्रोनाउन, सेकंड वन, प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन, या द वर्ड which is used in place of a noun is called pronoun. नाउन की जगह पर जो लफ्ज इस्तेमाल होता है उसे प्रोनाउन कहा जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई, मी, माई, यू, योर, ही, शी, इट, अस, वी, दे, them, his, her, their, mine, our, myself, himself, herself, itself, yourself, themselves, ये सारे के सारे जो हैं ये प्रोनाउंस हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहता हूँ कि असलम पानी लाओ, ठीक है, ये असलम सबक सुनाओ। ठीक है, असलम मेरा कोई कोई स्टूडेंट है और उसको मैं कह रहा हूँ कि असलम सबक सुनाओ, तो इसकी जगह पे अगर मैं ये भी कह दूँ कि तुम सबक सुनाओ, ठीक है, तुम ये काम करो, तो वो जो लफ्ज़ असलम की जगह पे, नाउन की जगह पे हमने इस्तेमाल किया वो प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है जी। A pronoun is a word that takes the place of a noun. Instead of saying Aaron likes to eat, you could say she likes to eat. What's the pronoun in the following sentence? I sing loudly in the shower. So इसके अंदर प्रोनाउन क्या होगा? Sing, loudly, I और shower. So definitely I इसके अंदर प्रोनाउन है। छोटी छोटी सी चीजें हैं बच्चों वाली। नेक्स्ट कम्स एडजेक्टिव। इसको एडजेक्टिव, डी इसके अंदर से साइलेंट होता है, एडजेक्टिव नहीं कहना, एडजेक्टिव। ठीक है, और ज़्यादा टिपिकल अंदाज में अगर आप इसको कहना चाहते हैं, ज़्यादा टिपिकल प्रोनाउंसिएशन करना चाहते हैं, तो एडजेक्टिव जो है वो इसकी टिपिकल प्रोनाउंसिएशन बनती है। ठीक है, सो एडजेक्टिव क्या होता है? An adjective is a word that describes a noun or pronoun. ऐसा लफ्ज जो किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे। ठीक है, राइटिंग आपकी दो टाइप्स की होती हैं, एक नरेटिव राइटिंग होती है और एक डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होती है। जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होती है वो चीज़ों को डिस्क्राइब किया जाता है, उनको डिटेल के अंदर बताया जाता है, उसके अंदर आप जो है वो सेंसरी वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, और जो सेंसरी वर्ड्स होते हैं, ठीक है, या सेंसुअल वर्ड्स होते हैं, वो एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। ठीक है, इट टेल्स व्हाट काइंड, हाउ मैनी और विच वन। ठीक है, तो किसी भी नाउन की खूबी या खामी को बयान करने वाले अल्फाज जो हैं वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक है,
An adjective is a word that describes a noun or pronoun. It tells what kind, how many, or which one. Here is an example. Aaron has blonde hair. So इसके अंदर जो word blonde है वो चूंकि उसके hair को describe कर रहा है, उसकी type, उसका color जो है वो describe कर रहा है, so इसलिए इस sentence के अंदर जो blonde है word वो adjective कहलाएगा. ठीक है. उसके बाद बारी आती है जी verb की. Verb क्या होता है? So as you can observe in the picture, you can watch the pictures के कुछ ना कुछ एक्शन हो रहा है. ठीक है. पहले के अंदर जो है वो रनिंग हो रही है, सो रन वर्ब है, दौड़ने का एक्शन हो रहा है. दूसरे के अंदर पेंट करने का एक्शन हो रहा है. तीसरे के अंदर रीड करने का एक्शन हो रहा है. सो इन पिक्चर्स को देख के भी अंदाजा हो सकता है, वैसे भी आप लोगों को पता होगा कि वर्ब क्या होता है, कि अ वर्ब इज द एक्शन ऑफ द सेंटेंस. ठीक है. इट शोज व्हाट समवन और समथिंग इज डूइंग. So all the action words are called verb. The word which shows some action is called a verb. उसको हम verb कहेंगे. ठीक है जी. एक छोटी सी यहाँ पे एक छोटा सा हिंट ध्यान में आ गया, वो मैं आप लोगों को देता चलूँ कि इंग्लिश का एक रूल होता है जब आप स्पीकिंग करते हैं, ठीक है, बोलने का, तो इंग्लिश का एक रूल होता है. वो रूल क्या है कि अगर आर के बाद कोई वॉवल आ जाए, ठीक है, या वॉवल आ जाए, तो वो आर साइलेंट, वो आर प्रोनाउंस होगा, अदा होगा, आर की आवाज़ निकलेगी. लेकिन अगर आर के बाद कोई कॉन्सोनेंट आ जाए तो फिर वो आर साइलेंट हो जाता है, फिर आर की आवाज़ नहीं निकलती. ठीक है. तो इसको आप वर्ब की बजाय वर्ब पढ़ेंगे. ठीक है. आर को स्किप कर देंगे, आर की आवाज़ को स्किप कर देंगे, लिहाजा ये वर्ब कहलाएगा, वर्ब नहीं होगा. ठीक है. लेकिन नीचे वो जो वर्ड है रीड, तो रीड के बाद आर के बाद जो है वो कॉन्सोनेंट नहीं है बल्कि एक वाउल है, इस वजह से वहाँ पे आर की आवाज़ जो है वो निकलेगी. सेम इज़ द केस विद रन. रन के बाद भी जो है वो वाउल है, इसलिए आर की आवाज़ निकलेगी. ओके, कम बैक टू द मेन टॉपिक. ठीक है जी. फिर आगे वर्ब की दोबारा वही डेफिनेशन का, वर्ब इज़ द एक्शन ऑफ द सेंटेंस. व्हाट इज़ द सब्जेक्ट डूइंग. ठीक है. सब्जेक्ट जो कुछ भी कर रहा है, जो उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी जा रही है, उसके एक्शन के बारे में बताया जा रहा है, वो हमारा वर्ब होगा. जैसे एरन इज रनिंग द 5K. ठीक है. सो एरन क्या कर रही है या कर रहा है, सो वो रनिंग कर रहा है. सो रनिंग जो है वो इसके अंदर से वर्ब होगा. ठीक है. ओके, नेक्स्ट एडवर्ब. एडवर्ब को हमेशा मैं इस तरीके से समझाता हूँ कि इसको आप दो वर्ड्स के अंदर अपनी आसानी के लिए, समझने के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर आप इसको इस तरीके से पढ़ें, एड प्लस वर्ब. ठीक है. एड वर्ब मतलब वर्ब में एडिशन करना. ठीक है. सो वर्ब में एडिशन करने का मतलब क्या है कि जैसे एडजेक्टिव जो है वो किसी नाउन के बारे में बताता है, किसी नाउन को क्वालिफाई करता है, किसी नाउन को डिस्क्राइब करता है. सो एडवर्ब का ताल्लुक हमेशा वर्ब के साथ होगा और ये हमेशा वर्ब को क्वालिफाई करेगा, वर्ब के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देगा. सो एन एडवर्ब डिस्क्राइब्स हाउ द एक्शन इज परफॉर्म्ड. दे टेल अस how much, how often, when and where something is done. कि कोई भी एक्शन जो है वो कब, कहाँ, क्यों और कैसे हो रहा. फॉर एग्जाम्पल अगर आप नीचे वाली एग्जाम्पल्स में देखें, द फिश सॉरी फिश आएगा, ईटिंग आएगा. द फिश जंप्ड क्विकली फ्रॉम द वाटर. ठीक है. सो जंप क्विकली. सो इसके अंदर क्विकली का ताल्लुक जो है वो फिश के साथ नहीं है बल्कि उसके एक्शन जंप के साथ है, इसलिए क्विकली जो है इसके अंदर से एडवर्ब होगा. द मैन सैट अलोन.
ठीक है। सो अलोंग का ताल्लुक जो है वो उसकी सिटिंग के साथ है, लिहाजा ये भी इस जुमले के अंदर एक एडवर्ब होगा। देखें वही बात दोबारा मुझे यहाँ पे करनी पड़ेगी कि सर काइंडली सीएसएस के पर्सपेक्टिव से लेकर चलें। तो सीएसएस के पर्सपेक्टिव से लेकर चलने से मुराद बेटा, मैंने पहले आप लोगों को ये बात बता दी थी और समझाने की कोशिश की थी कि पेशेंस और दूसरा कंसिस्टेंसी, ठीक है, ये चीज़ें लाजमी होती हैं। ठीक है जी। सीएसएस के पर्सपेक्टिव से भी आप लोग जो है, मैं अगर यहाँ पे डायरेक्ट आपको प्रेसी और जो है वो ऐसे राइटिंग समझाना शुरू कर दूँ, ठीक है जी, और वहाँ पे हम ये बात करें कि यहाँ पे ये गलतियाँ, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की गलतियाँ, इसको इस तरीके से सही कर लें, और आपको अगर उन चीज़ों के बारे में नहीं पता तो देन व्हाट। तो जो फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे में मुझे भी एक फर्स्ट डे की जो क्लास होती है ना बेटा, वो टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा क्रूशियल होती है। वो इस वजह से कि टीचर का स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि वो कैसा है, कैसा पढ़ाएगा, क्या करेगा, हमें समझ भी आती है नहीं आती है, बैठे होते हैं, ठीक है। और दूसरा, टीचर जो है वो रॉ हैंडेडली जो है वो क्लास के अंदर मेंटल कैलिबर क्या है, उसके स्टूडेंट्स का अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, और उनका नॉलेज लेवल क्या है, ठीक है। सो ये तो वही बात आ जाती है जो मैं पहले कही कि फर्स्ट इंप्रेशन इज नॉट द लास्ट इंप्रेशन, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप लोग जो हैं वो किस कैपेसिटी के हैं, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, आई वांट टू ऐड समथिंग दैट मेरी जो लोग मेरे पास आ रहे हैं, जो मेरी कमिटमेंट है वो सबके साथ यही है कि जीरो से स्टार्ट होगा। एक स्कूल के लेवल से बिल्कुल जीरो से हमने स्टार्ट करना है, क्योंकि जो ऐसे के अंदर भी आपकी वो जो पहले जो पैराग्राफ होता है, ठीक है, उधर से वो आपको आउट कर देता है। उसमें आपकी बेसिक्स कोई एक गलती निकल आई, उसने आपको आउट कर देना है पहले पेज में। ठीक है, जो सर ने बात की है उसको मैं थोड़ा सा आगे और बढ़ाऊंगा। देखें, सीएसएस के लेवल के ऊपर बच्चों के मार्क्स जो हैं वो ऐसे राइटिंग के अंदर इस वजह से शायद ना कटते हों कि जी उनके अंदर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, ठीक है, क्योंकि एक गुनाह कबीरा समझा जाता है सीएसएस के लेवल पे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स का होना, ठीक है। तो उस हवाले से आप लोगों की ग्रामर को पहले जज करना पड़ेगा, ठीक है। और थोड़ा सा वर्क मैंने इसलिए कहा था कि सर जो है वो बच्चों का वर्क कुछ मैं दिया करूँगा और उसको चेक किया करूँगा, ताकि मुझे शुरू के अंदर अंदाज़ा हो सके कि स्टूडेंट्स कहाँ पे स्टैंड करते हैं, ठीक है, उनकी राइटिंग कैपेसिटी कितनी है, उनका ग्रामेटिकल नॉलेज कितना है, वो कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, और फिर उनको आगे लेके चलना पड़ेगा, ठीक है जी। तो इस वजह से हम लोग बिल्कुल ज़ीरो से बच्चों की तरह उन चीज़ों को लेके चलेंगे, ठीक है। लेकिन ये है कि जो हमारी टाइम कमिटमेंट है, वो टाइम कमिटमेंट के अंदर वो टाइम कमिटमेंट पूरी होगी और उसी के अंदर ही आप लोगों का लेवल जो है वो इंक्रीज़ किया जाएगा, ग्रामर के हवाले से भी और सीएसएस के हवाले से भी, ठीक है ना। सो एकदम से पहले ही दिन अगर आप मास्टर्स की क्लास में जो है वो आप अपने आप को ये समझ के बैठ जाएं कि जनाब हम तो मास्टर्स के स्टूडेंट हैं, तो बेटा एट दैट टाइम जो है वो आपने मास्टर किया नहीं होता, ठीक है। आप मास्टर्स करने के लिए वहाँ पे बैठे होते हैं, और अगर आप जो है वो समझ के बैठ जाएंगे क्लासरूम के अंदर तो आप कुछ भी लर्न नहीं कर पाएंगे। Okay, जी, again, adverb की definition. Adverb and adverb describes how the action is performed. They tell how much, how often, when and where something is done. ठीक है, तो ये ऑलरेडी हमने हो गया।
उसके बाद नेक्स्ट जो है वो कंजक्शन की बात आती है। कंजक्शन क्या है? ठीक है, एक सेंटेंस दिया गया है, वी एट पिज़्ज़ा एंड ड्रैंक पॉप फॉर डिनर। ठीक है, सो इसके अंदर दो सेंटेंसेस हैं और उन दो सेंटेंसेस को एक लफ्ज़ एंड जो कि अंडरलाइन किया गया है उसके साथ जोड़ा गया है। ठीक है, सो यहीं से हमें अंदाज़ा होता है कि कंजक्शन क्या होती है। A conjunction is a word that joins words or word groups together. Some examples conjunctions are and, but, or, nor, although, yet, so, either, and, also. ठीक है, अगेन उसकी डेफिनेशन और फिर एक सेंटेंस। ठीक है, सो आप लोगों ने बताना है कि व्हाट इज द कंजक्शन इन दैट सेंटेंस। बीच, swim or play, at or and. So according to the definition, definitely the word and जो है वो conjunction बनेगा। Next one is preposition. She worked at her desk. Okay, she worked at her desk. The sun was in the sky. ठीक है, so इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर इन और एट को अंडरलाइन किया गया है। ठीक है, सो प्रपोजिशन की डेफिनेशन क्या होती है? अ प्रपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज पोजीशन और डायरेक्शन। सम एग्जांपल्स आर इन, आउट, अंडर, ओवर, आफ्टर, आउट, इनटू, अप, डाउन, फॉर, and that shows the position or direction of something. ठीक है, वो पोजीशन या डायरेक्शन किसी वर्ब की भी हो सकती है, किसी नाउन की भी हो सकती है। ठीक है जी, सेंटेंस यहाँ पे दिया गया, आई रैन टूवर्ड्स द स्कूल बस। सो रैन, वेयर रैन, इन विच डायरेक्शन? सो आई रैन टूवर्ड्स द स्कूल बस। ठीक है, तो इस सेंटेंस के अंदर जो वर्ड टूवर्ड्स है वो प्रेपोजिशन होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट कुछ वर्ड्स हैं, वाओ, आउच, सुपर्ब। तो इन अल्फाज को आप वाओ, आउच, सुपर्ब ऐसे नहीं कह सकते। ठीक है, इन अल्फाज को बोलने के लिए आपको थोड़ा सा इमोशनल होना पड़ेगा, आपको इमोशंस इनके अंदर ऐड करने पड़ेंगे। वाओ को अगर आप वाओ कह देंगे तो ये कोई इतना जो है वो आपके जज्बात की तर्जुमानी नहीं कर रहा, लेकिन वाओ को अगर आप वाओ करके कहेंगे तो वो ज़्यादा मीनिंगफुल बन जाता। ठीक है, और बाकी के भी ऐसे ही हैं कि जब तक उनके अंदर आप कुछ जज्बात नहीं डालेंगे तो वो लफ्ज़ जो हैं वो अपने आप को, अपना मीनिंग्स जो है वो ज़्यादा क्लियरली शो नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, तो इन जैसे जितने अल्फाज होते हैं उसको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। इंटरजेक्शन होता क्या है कि interjection is a word that shows strong emotion. Such examples are wow, ouch, hooray, and oh no. ठीक है, ये so interjections can really liven up a sentence. ये एक, जैसे मैंने बात की कि एक सेंटेंस को जो है उसके अंदर जान डाल देते हैं। They help to add voice to your writing. और ये आपकी राइटिंग को ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा इमोशनल बनाते हैं। ठीक है, सेंटेंस के अंदर फिर वही एग्जांपल है और ऊपर से अगर हम इसको पढ़ना शुरू करें तो इंटरजेक्शन
An interjection is a word that shows strong emotions. Such examples are wow, ouch, hooray, and oh no. Interjections can really liven up a sentence. They help to add voice to your writing. Check this out. View, I am so glad to have passed my exam. The word shows that I am relieved about passing my exam. So now you tried. Wow, you did a fabulous job. So definitely इसके अंदर इंटरजेक्शन जो है वो वाव होगा. ठीक है जी. So hooray क्यों यहाँ पे आया? इसलिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक स्मॉल सा इंट्रोडक्शन जो है वो ख़त्म हो गया. उसके बाद इसकी कुछ एग्जांपल्स और इसकी कुछ प्रैक्टिस है. आई एम अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया. सो गैस व्हाट आई एम आई. बताएं अब आप लोग इस शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन के बाद. नाउन. ठीक है, गुड. नेक्स्ट. I'm a word that shows action. What am I? Verb, noun, pronoun, or interjection. जी, इसका आंसर क्या हो सकता है? Verb. Good. I connect words or group of words to make a complete sentence. Adjective, verb, adverb, or conjunction. Conjunction. Okay. Very good. I show emotion in a sentence. What am I? We. We. Very good. I describe a noun. I tell what kind, how many, or which one. What am I? Adjective, pronoun, conjunction, or adverb. Adjective. Very good. Good. I describe a verb. I tell how something is done. Adjective, verb, adverb, or preposition. See, adverb. See. Very good. I take the place of a noun. What am I? Preposition, verb, interjection, pronoun. Pronoun. D. Very good. जी. Okay जी. Okay. Very good. A little bit idea about you. कि ठीक है, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है और ग्रामर के बारे में, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बहुत अच्छी आपकी अंडरस्टैंडिंग है और इसी को ही नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट लेसन के अंदर इसको नेक्स्ट चीज़ें नेक्स्ट शुरू करेंगे. ठीक है ना.
लेकिन वही बात आ जाती है कि हम नेक्स्ट अगर नाउन प्रोनाउंस या पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल के अंदर करते हैं, ठीक है ना, तो डिटेल के अंदर करने का मतलब ये है कि फिर अब हम इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो भी हम फॉलो करेंगे। और मैं हमेशा ये बात कहा करता हूँ कि जब आप इस किस्म की चीज़ें करते हैं तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं क्लियर हो जाते हैं, और ऑलरेडी जो आप गलतियाँ कर रहे होते हैं वो रिमूव हो जाती हैं, ठीक है ना। तो इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट इसके अंदर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को ही लेके चलेंगे और इसको डिटेल के अंदर करेंगे। और ये सिर्फ कह लें कि 8 दिनों का काम है पार्ट्स ऑफ स्पीच को करना, तो इंशाल्लाह इसको हम लेके चलेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह है तो काइंडली हैंड रेस करें। तो कोई क्वेश्चन वगैरह सर से है तो उसके बाद फिर मैं सेशन का बताता हूँ आपको। किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली हैंड रेस करें। जी आबिद खान। आबिद खान मैंने आपको अलाउ कर दिया, अब आप बोल सकते हैं। अच्छा सर, बेटा आबिद, आपकी आवाज क्लियर शेयर कर लीजिएगा कि कौन सा एरिया जो है ना वो कवर। आवाज आपकी कट रही थी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आई, तो कैन यू रिपीट? सर अब नहीं, अभी भी नहीं आ रही, आवाज कट रही है। और आप ऐसा करें, आप लिख के वो कर दें, उससे फिर अंदाजा हो जाएगा। हैंड रेस करें, जिसका नेक्स्ट क्वेश्चन है काइंडली हैंड रेस करें। तो जो हैंड रेस करेगा उससे वो फिर मैं नाम लूंगा। और वो फिर शीजा, जी शीजा। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो, जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। my voice is audible sir? यस 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 डेफिनेटली। yes sir, thank you सर। टाइमिंग का मुझे पूछना था, सेशन की क्लासेस का जो भी आप सेशन करवाएंगे मॉर्निंग में तो नहीं होगा ना? नहीं नहीं, नहीं, मॉर्निंग में नहीं होगा। ये टाइमिंग आपके सामने 9 PM क्लास टाइम है, ठीक है। 9 PM है क्लास टाइम। जो अभी जिस जी मेंशन नहीं था ना, सो दैट्स व्हाई आई हाँ जी सॉरी, वो अभी जो जिस टाइम ओरिएंटेशन क्लास होती है ना वही टाइम होता है उस सेशन का। ओके थैंक यू, बस यही पूछना था। थैंक यू, वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन फॉर अस, थैंक यू। सुमेरा बतूल, आपका कोई क्वेश्चन है? क्लास जो है ना ये 60 to 90 मिनट्स की हुआ करेगी। 60 to 90 मिनट्स की हुआ करेगी। प्रेसी की जो क्लासेस हैं वो वीक में 3 दिन हुआ करेंगी, मंडे, वेंसडे, फ्राइडे। और एसए का सेपरेट सेशन है। मैं दोबारा क्लियर कर दूं, एसए की क्लासेस का प्रेसी एंड कंपोजिशन के साथ कोई लिंक नहीं है। और एसए की क्लासेस होंगी सैटरडे संडे को। टाइम उसका जो है वो 9 PM। तो उसका वो बिल्कुल सेपरेट है ऐसे। इसका प्रेसियन कंपोजिशन के साथ उसका कोई लिंक नहीं है। जो ये होगा ट्यूसडे और थर्सडे, इसमें जो भी आपको काम मिला करेगा वो आपने किया करना है सारा कुछ। तो 3 दिन क्लास होगी प्रेसियन कंपोजिशन की वीक में। और 2 मंथ्स की जो फी है वो 3000 है, कंप्लीट सेशन फी। यानी ये आप कह लें कि ये इससे अफोर्डेबल और पैकेज इससे अच्छा आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो ये ऑलमोस्ट 1500 पर मंथ जो है वो आपकी फी बनेगी। और 3000 रुपीज जो है फी है 2 मंथ्स के सेशन की। और फी डिटेल्स के लिए आप इस नंबर पे जो है वो कांटेक्ट करें। ये नंबर सेव कर लें, 0300421923। 0300421923 पे आपने मैसेज करना है व्हाट्सएप पे, और अपना नाम, अपनी डिग्री लिख के। सीट्स जो है वो कम है, वो इसलिए कम है कि मेरे पास ऑलरेडी मेरा CSS का बैच है। और ये तो बस CSS वालों को करवाना था, तो मैंने कहा चलो 10-15 और लोगों को भी साथ करवा दिया जाए। तो ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह CSS का मेरे पास बैच है, चल रहा है कंपल्सरी सब्जेक्ट्स का। तो उन लोगों ने तो करना ही करना है। अगर किसी ने कंपल्सरी सब्जेक्ट्स बाकी भी पढ़ने हैं तो वो बाकी भी ज्वाइन कर सकता है। यानी पूरा कंपल्सरी सब्जेक्ट्स का बैच चल रहा है CSS का। तो ये तो इंग्लिश का एक
ऑफर थी। तो अगर कंपलसरी सब्जेक्ट्स भी ज्वाइन करने हैं किसी ने तो वो ये इस नंबर पे कांटेक्ट कर ले। अगर सीएसएस के बाकी कंपलसरी सब्जेक्ट्स ज्वाइन करने हैं, सर ताहिर इंग्लिश पढ़ाएंगे और जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं वो मैं करवा रहा हूँ कंपलसरी सब्जेक्ट्स के, ठीक है। तो पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज और इसके अलावा जो है जनरल सेंसिबिलिटी वो मैंने करवाने हैं और इंग्लिश जो है वो सर ताहिर करवाएंगे। उनकी फी अगर आप टोटल करवाते हैं तो देखें 6 सब्जेक्ट्स की है, तो आप कांटेक्ट करें तो आपको मैं फी पैकेज बता देता हूँ। जितने भी आपने मतलब अगर आपने इकट्ठे लेने हैं तो फिर उसके अकॉर्डिंगली जो है वो फी होगी, यानी 12,000 रुपीज जो है वो चार्ज किए आउटसाइडर से पहले। तो वो एक डेट थी आपको मिली हुई डिस्काउंट डेट, तो वो तो अभी गुजर गई है। तो अगर पॉसिबिलिटी हुई डिस्काउंट की तो आपको मिल जाएगा, अदरवाइज 18,000 है तो 12,000 रुपीज आपको डिस्काउंट के साथ हो सकता है अगर आप करवाते हैं तो 6 सब्जेक्ट्स हैं और ये इससे ज्यादा अफोर्डेबल तो कोई होगा नहीं। तो मैं थोड़ा सा एक बात का एडिशन करना चाहूँगा बेटा, कि अभी ये आप लोगों की जो है ना वो बहुत ही एक मिनिमल जो है ना फीस पैकेज यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। आप लोगों को मैं ये बताऊं कि मैंने अपना जो है ना वो अटेम्प्ट जब की थी सीएसएस की, तो 5,000 पर सब्जेक्ट फीस हुआ करती थी, जो मैं खुद पे करके हम लोगों ने अपनी जो है वो तैयारी की थी। ये 2001, 2 या 3 की बात है, ठीक है ना। और आज 2020 है, ठीक है। तो उस ज़माने में हम लोग 5-5 हज़ार रुपया एक एक सब्जेक्ट का पे किया करते थे, ठीक है जी। तो ये जो है, और मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे 1-2 स्टूडेंट्स, 1-2 क्लास फेलोज जो हैं वो इस वजह से शायद हमें ज्वाइन नहीं कर पाए थे कि वो उस ज़माने में भी इतने पैसे जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। सो उस हवाले से जो है ना ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, या सर ने जो है या हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि नहीं इतना होना चाहिए कि कुछ ना कुछ जो है वो स्टूडेंट, क्योंकि अगर हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी इसको चलाना चाहें तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको चला सकते हैं। बट उसका एक ये होता है कि हमारे पाकिस्तानियों की एक आदत होती है कि मुफ्त की चीज़ को हम लोग कभी भी वेटेज नहीं देते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, सोना ही क्यों ना हो, ठीक है ना। सो इसलिए एक मिनिमल सी अमाउंट जो है वो रखी है ताकि वो अफोर्डेबल भी हो सब लोगों के लिए, और डेफिनेटली उससे कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स को लर्न भी हो। ये तो सर मैं इनको बताता चलूं, बैच 1 में मेरे पास 33% जो स्टूडेंट्स थे वो स्कॉलरशिप पे थे, यानी फ्री थे, उनसे मैंने 1 रुपया भी चार्ज नहीं था किया। लेकिन एट द एंड रिजल्ट क्या हुआ कि वो जो लोग फ्री थे वो दूसरे तीसरे दिन क्लास लेना छोड़ गए क्योंकि उन्होंने पैसे नहीं थे दिए। तो ये एक कमिटमेंट फी है और मैं सर का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि सर अगर कोई और टीचर होता, इतना सीनियर टीचर, तो कभी भी वो ना माने, ठीक है। तो ये सिर्फ स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए ये सिर्फ अफोर्डेबल फी रखी है, अदरवाइज आप कहीं और भी जा सकते हैं, कोई वो इशू नहीं है। तो फी सबसे मुनासिब है। तो इसमें जो है ना वो कोई आप बेशक पता कर लेंगे, कोई भी है अगर किसी को लग रहा है कि बहुत ज्यादा, तो सर ने बिल्कुल बात ठीक कही। तो ये मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है बैच 1 का कि जो लोग फ्री थे वो सेकंड और थर्ड डे भाग गए थे, कोई क्लास उन्होंने अटेम्प्ट नहीं थी की। तो इसलिए एक कमिटमेंट फी रखी है कि आप लोग कम से कम क्लासेस तो लें। और क्लासेस के मामले में मैं बहुत सख्त हूँ, तो जो मेरे बैचेस चल रहे हैं तो उनको भी पता है कि अटेंडेंस के हवाले से मैं कितना उन्हें कहता हूँ। चलें सर, ओवर टू यू। मैं अब इजाज़त चाहूँगा। जी ठीक है सर। ठीक है जी ये डेमो लेक्चर की जो रिकॉर्डिंग है मैं यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दूंगा।